ये कहानी है मालवा की उस पवित्र मिट्टी की, जहां की मिट्टी खून से लाल है। ये गाथा है उस राजा की जिसने जब तलवार उठाई तो महमूद गजनवी जैसे खतरनाक राजा भी हार गए, और जब वे कलम उठाते तो उनकी बुद्धिमत्ता देख बड़े बड़े ऋषि भी चौंक जाते। ये वही राजा है जिन्होंने 84 ग्रंथों की संरचना की थी। मैं बात कर रहा हूं परमार वंश के महाप्रतापी राजा भोज की। लेकिन उनका जीवन इतना सरल नहीं था। 11 वर्ष की उम्र में उन्हें उनके खुद के चाचा ने धोखे से मारने की कोशिश की। उनके सर पर पिता का हाथ नहीं था। तो कैसी थी राजा बनने तक का सफर? आखिर कौन थे राजा भोज? कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली? जब यह कहावत का रहस्य आपको पता चलेगा तब आप चौंक जाएंगे। क्यों उन्होंने एक राजा होने के बाद भी एक साधारण व्यक्ति के घर दास बने? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अंत तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत होती है 980 ईस्वी में, जब धारा नगरी में परमार वंश में सम्राट भोज का जन्म हुआ। राजा भोज के खून में ही वीरता थी। उनके पिता का नाम था सिंधुराज। वे इतने शक्तिशाली राजा थे कि जब उनके बड़े भाई वाकपति मुंज को चालुक्य राजा तैल्प द्वितीय ने हरा दिया था, जिससे परमार साम्राज्य के कुछ हिस्से छिन गए थे, तब सिंधुराज सत्ता में आए और उन्होंने अपने खोए हुए क्षेत्रों को वापस युद्ध से जीत लिया। उनकी पत्नी का नाम सावित्री था। जब भोज केवल 11 वर्ष के थे तभी उनके पिता सिंधुराज का देहांत हो गया। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार गुजरात के राजा चामुंडराज ने सिंधुराज पर आक्रमण किया, जिसके कारण युद्ध में सिंधुराज की मृत्यु हो गई। राजा के निधन के बाद राजगद्दी उनके भाई मुंज के हाथों में गई और भोज को राजमहल में रहने तो दिया, लेकिन मुंज ने कभी उन्हें अपने बेटे जैसा नहीं माना। एक बार राज दरबार में एक ज्योतिष ने भविष्यवाणी की, भोज 55 वर्षों तक शासन करेगा और एक महान राजा बनेगा। यह सुनते ही मुंज के मन में डर ने जन्म लिया। उसे हमेशा यह लगता कि अगर भोज राजा बन गया तो मेरे पुत्रों को राजगद्दी नहीं मिलेगी। इसी डर के कारण कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। मुंज, जो भोज के चाचा थे, उन्होंने षड्यंत्र रचना चालू किया। लेकिन क्या था षड्यंत्र? आइए जानते हैं। साल था 1000। मुंज ने अपने सबसे भरोसेमंद व्यक्ति मत्सराज को बुलाया और उसे आदेश दिया कि जंगल में भोज को ले जाकर उसकी हत्या कर दे। लेकिन मुंज ये नहीं जानता था कि भोज के पिता ने भोज को राजनीति अपनी मृत्यु से पहले पूरी तरह से सिखा दी थी। भोज को जंगल ले जाया गया और जब भोज को कुछ गड़बड़ लगी तब उन्होंने अपने जांघ में चाकू घोंपकर एक पत्ते पर संदेश लिखा और मत्सराज को दिया, यह कहते हुए कि अगर मैं जीवित न रहूं तो यह संदेश मेरे चाचा तक पहुंचा दिया जाए। जैसे ही उस रक्त से लिखे हुए संदेश को मुंज ने पढ़ा, उनकी आंखों से आंसू आने लगे और उन्हें अपने किए पर पछतावा होने लगा। उन्होंने तुरंत राजगद्दी त्याग दी और भोज को सौंप दिया। किसी को नहीं पता कि वह संदेश क्या था, लेकिन आगे कुछ ऐसे भयंकर युद्ध होने वाले थे जिन्हें याद कर इतिहास भी कांप उठता है। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं क्या है रहस्य। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली का? दिन हो या रात, राजा भोज अपनी प्रजा का हमेशा हित करते थे और रात में खुद साधारण कपड़े पहनकर गांव में जाते, ये देखने की प्रजा सुखी है या नहीं। एक बार रात को राजा गांव में घूम रहे थे, तभी वे एक बूढ़े ब्राह्मण की कुटिया के सामने पहुंचे। वह बूढ़ा व्यक्ति कह रहा था कि ना ही हमारे पास खाने के लिए खाना है और ना ही धन। मेरे इस कमजोर शरीर के कारण अब काम करने की हिम्मत भी नहीं होती। कौन करेगा हमारी मदद? तभी उसकी पत्नी ने सुझाव दिया कि उसे राजा भोज के पास जाना चाहिए, वे सबकी सहायता करते हैं। अगले दिन बूढ़ा व्यक्ति राजा के महल आया। बिना कुछ कहे ही राजा ने उसे 100 सोने के सिक्के दे दिए। बूढ़ा व्यक्ति चौंक गया और उसके चेहरे पर राहत आई। उसने घर में आकर उन सिक्कों को एक संदूक में रख दिया। लेकिन अगले ही दिन जब उसने संदूक खोला तो उसने देखा कि सभी सोने के सिक्के गायब थे। बूढ़ा व्यक्ति भयभीत हो गया था। वह अगले दिन वापस भोज के महल में गया
राजा ने उसे फिर से बिना कुछ कहे 100 सोने के सिक्के दे दिए। उसने घर आकर उन सिक्कों को वापस से संदूक में ताला लगाकर रख दिया। उस रात ब्राह्मण को सपना आया कि उस रात स्वयं राजा भोज उनके घर आए और उनसे कहा, राज्य खतरे में है, जो सोने के सिक्के मैंने तुम्हें दिए थे वो मुझे वापस चाहिए। जब अगली सुबह वह उठा तो सारे सिक्के गायब हो चुके थे। वह घबरा गया। उसने अपनी पत्नी को सारी घटना बताई, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि रात को कोई व्यक्ति हमारे घर नहीं आया था। उसे लगा कि अब अगर वह राजा के पास जाएगा तो राजा उसे चोर कहेंगे, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति की पत्नी ने उसे यह घटना राजा भोज को बताने के लिए कहा। वह तीसरे दिन वापस से राजा के महल पहुंचा और उन्हें सारी बात सुनाई। तब राजा भोज ने उनकी बातों को सुनकर फिर से उसे 100 सोने के सिक्के दे दिए। इस बार रात को राजा भोज स्वयं उस बूढ़े के घर के सामने खड़े थे। आधी रात हुई और उन्होंने देखा कि कोई उनके जैसे ही दिखने वाला व्यक्ति घर के अंदर जा रहा है। राजा भोज तुरंत अंदर गए और उस बहुरूपिये से पूछा कि कौन हो तुम और इनके सिक्के क्यों चुरा रहे हो। वह बहुरूपिया और कोई नहीं, भाग्य था। उसने कहा, मैं भाग्य हूं और मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि इस व्यक्ति ने अपने जीवन में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिनके कारण इसे धन का सुख नहीं मिल सकता। उसने कहा, मैं तो केवल इसे इसके कर्मों का फल दे रहा हूं। उसी समय राजा भोज ने कहा, कृपया इनको छोड़ दें, इनके पापों की सजा मैं भुगतने को तैयार हूं। भाग्य ने कहा, जैसी आपकी मर्जी। भाग्य ने इस प्रस्ताव को मान लिया और वहां से चला गया। अब यही वह रहस्य बनने वाला था जिसने राजा भोज को इतिहास में अमर बना दिया। राजा भोज के जीवन में काल आने वाला था। इसकी शुरुआत ब्राह्मण की कहानी के बाद होती है। भोज के जीवन में यह काल तब आया जब वे एक दिन अपने श्रेष्ठ घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए राज्य की सीमा के घने जंगलों की ओर निकले। एक स्वर्ण काल के सम्राट के मन में कुछ क्षणों की शांति की इच्छा। यही दृश्य उनके साथ था। राजा अपने घोड़े पर सवार थे और इतनी तेज जा रहे थे कि सैनिक पीछे रह गए। अचानक घोड़े ने बिना पूर्व संकेत एक ऊंची चट्टान की ओर उछाल मारी। भोज को कुछ समझने का अवसर ही नहीं मिला। कुछ क्षण बाद वे नीचे की कड़ी धरती पर गिरे। सर चकराया, शरीर पीड़ा की लहरों से घिरा और आंखों में अंधेरा उतरने लगा। मुकुट सिर से नहीं, भाग्य से फिसला था। देह धूल में थी। तभी रास्ते से एक साधारण मनुष्य जिसका नाम गंगू तेली था, वह गुजर रहा था। उसने जमीन पर बेहोश राजा को देखा और उसे अपने घर ले गया। गंगू ने भोज को सुलाया, पट्टियां बांधी, घाव धोए, भोजन दिया। भोज की आंखें खुली तो पहली बार उन्होंने किसी सेवक, किसी मंत्री, किसी वैद्य को नहीं, एक साधारण मेहनतकश को अपने सामने पाया। फिर गंगू ने भोज से उसका नाम पूछा, लेकिन भोज तो अपना नाम बता ही नहीं पा रहा था। दिन बीतने लगे। भोज धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे, पर वे गंगू के घर में ही रहे। गंगू जब तेल का कोल्हू घुमाता, भोज उसे देखने लगते। फिर एक दिन भोज स्वयं उस कोल्हू के पास बैठे और प्रेम का वह चक्र पकड़ा जिसे उन्होंने कभी जीवन में नहीं छुआ था। फिर एक दिन गंगू ने कहा, यहां तुम रह सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरे कामों में मदद करनी पड़ेगी। और तब से भोज ने बिना कुछ सोचे काम करना शुरू किया। गंगू ने कभी भोज से नहीं पूछा कि वे कौन हैं। उसने भोज की सेवा में कोई प्रश्न नहीं रखा, न ही कोई शर्त। भोज के भीतर धीरे धीरे वह परिवर्तन जन्म लेने लगा, जिसके लिए भाग्य ने उन्हें इस गिरावट से गुजारा था। एक शाम जब दिन भर का श्रम समाप्त हुआ, गंगू बाहर बैठा था और भोज अकेले भीतर थे। तभी उसने भीतर से सुर की ध्वनि सुनी। वह गीत भोज गा रहा था काम करते करते, और वह ध्वनि बहुत मधुर थी। यही वह क्षण था जब गंगू समझ गया कि यह व्यक्ति साधारण नहीं। उसके बाद गांव में एक दिन राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था, जहां सर्वश्रेष्ठ गायक को ही चुना जाएगा। गंगू तेली ने भोज को कुछ पुराने कपड़े दिए और उसे स्वयंवर में गाने को कहा। भोज इसके लिए तैयार हो गए और वे दोनों राजमहल की ओर निकले। भोज वहां गए और उन्होंने पूरी सभा के सामने गाया। सभी चकित हो उठे। इतनी मधुर आवाज, आखिर यह व्यक्ति है कौन? उस समय सभा में 4 विद्वान मौजूद थे, धर्मदेव, कर्मदेव, तपदेव और पुण्यदेव। राजा को शक हुआ कि कैसे एक साधारण व्यक्ति इतना मधुर और अनोखा गा सकता है। उन्होंने चारों विद्वानों से सवाल किए। राजा सिद्धराज ने सबसे पहले धर्मदेव से पूछा,
इस आर्यावर्त में सबसे धार्मिक राजा कौन है? धर्मदेव ने कहा, धारा नगरी के राजकुमार राजा भोज। इसके बाद कर्मदेव से पूछा, सबसे अच्छे कर्म किसके हैं? कर्मदेव ने भी राजा भोज का नाम लिया। तपदेव और पुण्यदेव से भी यही पूछा गया और सभी का उत्तर एक ही था, राजा भोज। उसी समय राजकुमारी ने कहा, मैं इसी व्यक्ति से विवाह करूंगी। लेकिन राजा को यह मंजूर नहीं था। एक साधारण व्यक्ति से भला राजकुमारी कैसे विवाह कर सकती है? राजा ने 4 विद्वानों को बुलाया। धर्म, कर्म, तप और पुण्य से जुड़े प्रश्न पूछे गए और सभी प्रश्नों का उत्तर भोज ने दिया, जिसे सुनकर विद्वानों को यह पता चल गया था कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और अब सबको जानना था कि कौन है राजा भोज। राजा ने भोज से पूछा, कौन हो तुम और कहां से आए हो? पहली बार राजा की चुप्पी टूटी और उसने अपने बारे में बताया कि वही राजा भोज है और जंगल में घोड़े पर शिकार करने जा रहे थे, लेकिन उनका घोड़ा भाग गया और वे घायल होकर गिर पड़े। उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई। अगले दिन राजा ने भोज और राजकुमारी के विवाह की घोषणा की और राजा भोज के विवाह की तैयारी शुरू हुई। चारों ओर खुशी का माहौल था। इस विवाह में गंगू तेली भी आया था और यहीं से यह कहावत प्रसिद्ध हुई, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। लेकिन कैसे इतिहास के सबसे भयंकर युद्धों में से एक को राजा भोज ने जीता? कैसे मालवा का इतिहास खून से रंगा गया? कैसे राजा भोज ने सोमनाथ मंदिर को बचाया? इसे जानने के लिए हमें समय पर फिर से पीछे जाना होगा। राजा भोज को गद्दी तो छोटी उम्र में ही मिल गई थी, लेकिन वे छोटे थे तो राज्य को मंत्रियों ने ही चलाया। जैसे ही वे बड़े हुए, उनका पहला मकसद था अपने पिता राजा सिंधुराज की अपमानजनक हार का बदला लेना, जो चालुक्य वंश से हुई थी। भोज ने बिना जल्दबाजी के अपनी बुद्धि और सैन्य बल से चालुक्यों पर धावा बोल दिया। उस समय चालुक्य वंश में राजा जय सिंह राज कर रहे थे। हालांकि भोज उन्हें पूरी तरह नहीं हरा सके, पर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और मालवा के साम्राज्य का विस्तार किया। इसी कालखंड में भोज का सामना कलचुरी वंश से भी हुआ, जिनकी सत्ता त्रिपुरी, आज का मध्य प्रदेश में थी। 1010 से 1030 ईस्वी के बीच राजा भोज का साम्राज्य विस्तार का स्वर्णकाल था। उनका प्रभाव मालवा से राजस्थान, कोंकण और पश्चिमी भारत तक फैल गया। बात आती है महमूद गजनवी की। वह एक ऐसा कट्टर शासक था जिसने कसम खाई थी कि जब तक पूर्व भारत का सर्वनाश न कर दे, नहीं रुकेगा। वह बड़े बड़े प्राचीन मंदिरों पर हमला करता और सदियों पुराने खजाने को लूट लेता। कुछ ऐसा ही हुआ जब उसने सोमनाथ पर हमला किया। मंदिर खंडहर बन गया और सारा खजाना लूट लिया गया। जब यह बात राजा भोज को पता चली तो उन्होंने अपनी सेना के साथ गजनवी की सेना से युद्ध किया। भयंकर युद्ध जहां हर तरफ मृत्यु थी, लेकिन राजा भोज और उनकी सेना ने गजनवी की सेना को हरा दिया और सोने को सुरक्षित किया। 1034 ईस्वी में बहराइच में एक निर्णायक युद्ध हुआ। सालार मसूद, महमूद गजनवी का भांजा, विशाल सेना के साथ आगे बढ़ रहा था। उत्तर भारत में राजा सुहेल देव ने राजा भोज के साथ मिलकर युद्ध किया। यह युद्ध इतना भयानक था कि सालार मसूद की सेना नष्ट हो गई और वह स्वयं मारा गया। यह युद्ध धर्म की रक्षा और विदेशी आक्रमण के विरुद्ध विजय का प्रतीक बन गया। राजा भोज ने कई मंदिरों का निर्माण करवाया। उनमें से ही एक था भोजपुर मंदिर का शिवलिंग। भोज भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने कई हवन और अनुष्ठान करवाए थे। राजा भोज केवल योद्धा ही नहीं, बल्कि एक महान विद्वान भी थे। परंपरागत रूप से उन्हें 84 ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। इनमें राजनीति, काव्य, व्याकरण, वास्तुशास्त्र और आयुर्वेद शामिल हैं। सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है सम्रांगण सूत्रधार। इसमें मंदिर निर्माण, नगर नियोजन, मूर्ति शिल्प और यांत्रिक उपकरणों का वर्णन है। युक्ति कल्पतरु जैसे ग्रंथों में प्रशासन और नीति पर गहन विचार मिलते हैं। उनकी स्थापत्य कला का सबसे बड़ा उदाहरण है भोजपुर का शिव मंदिर। यहाँ स्थापित शिवलिंग इतना विशाल था कि इसे पूर्व का सोमनाथ कहा जाता है। यह मंदिर अधूरा रह गया, पर राजा भोज की स्थापत्याकांक्षा का प्रमाण है। उन्होंने जल प्रबंधन में भी अद्भुत कार्य किया। भोजताल, आज की भोपाल झील, उन्हीं के समय बनाई गई थी, जो उस युग की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। आज कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, यह कहावत किसी महान की तुलना साधारण से करने के लिए प्रयोग होती है,
पर इतिहास कुछ और कहता है। विद्वानों के अनुसार इस कहावत का मूल रूप था, कहां राजा भोज, कहां गांगेय तैलंग। गांगेय छेदी वंश के महान राजा गांगेय देव और तैलंग शालुक्य वंश के राजा जय सिंह तैलंग। यह कहावत 3 शक्तिशाली राजाओं की तुलना कर रही थी, न कि किसी तेली या साधारण व्यक्ति से। समय के साथ यह विकृत होकर गंगू तेली बन गई। राजा भोज की कहानी केवल यहां तक नहीं है। वे एक महान राजा के साथ साथ वैज्ञानिक, इंजीनियर और शिक्षा के महान संरक्षक थे। उन्होंने कुछ ऐसी चीजों का निर्माण किया है जिसे आज भी समझना मुश्किल है। राजा भोज ने अपनी राजधानी धारा नगरी में भोजशाला का निर्माण करवाया था, जहां दूर दूर से अलग अलग देशों से छात्र पढ़ने आते थे। यह स्थान आज भी मौजूद है, हालांकि बाद के शासकों ने इसे मस्जिद में बदल दिया। मां सरस्वती की मूर्ति आज लंदन के संग्रहालय में रखी है। राजा भोज ने ऐसी ही भोजशालाएं मांडू, विदिशा और दिल्ली के कुतुब मीनार के पास भी बनवाई थी। भोपाल की झील या भोजताल का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। यह उस समय के हिसाब से बहुत एडवांस झील थी। उनकी समझ इतनी गहरी थी कि उन्होंने झील के जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए कालिया स्रोत नामक एक नाला भी बनवाया। राजा भोज ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ समरंगण सूत्रधार में एक अद्भुत चीज का वर्णन किया है। उन्होंने एक ऐसी उड़ने वाली मशीन की कल्पना की थी जो आज के हवाई जहाज जैसी लगती है। उन्होंने बताया कि यह मशीन एक बड़े पक्षी की तरह होती है, जो मजबूत सामग्री से बनी होती है। इसके अंदर एक विशेष यंत्र होता है जिसमें आग पैदा करके ऊर्जा बनाई जाती है। उसी ऊर्जा और पंखों की मदद से यह मशीन तेजी से दूर तक उड़ सकती है। आज के वैज्ञानिक जब इसे पढ़ते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि 1000 साल पहले इतनी उन्नत सोच कैसे संभव थी। लेकिन राजा भोज की मृत्यु कैसे हुई, आइए जानते हैं। विजय, वैभव और धर्म की दीर्घ यात्रा के बाद वह समय आया जब सम्राट भोज के जीवन ने अपने अंतिम पर्व की ओर करवट ली। भोज के शासन काल के उत्तर वर्षों में धीरे धीरे बाहरी शक्तियां सक्रिय होने लगीं। चालुक्यों ने पश्चिम से प्रहार आरंभ किया, छेदी वंश ने मध्य दिशा से और कुछ छोटे राजवंश भी मालवा के स्वर्ण युग को गिराने की आकांक्षा में एकजुट होने लगे। जो सम्राट स्वयं अग्रिम पंक्ति में तलवार लेकर उतरता था, अब इलाज और विश्राम के बीच ही रणनीति तैयार करता। निर्णय अभी भी अडिग थे, पर शक्ति अब पहले जैसी नहीं रही थी। बीमारी का प्रभाव स्पष्ट होने लगा। दरबार में वे कम समय के लिए बैठ पाते। कई दिन सिर्फ चिकित्सकों और पुरोहितों की संगति में गुजरते। किंतु राज्य उनके लिए केवल सत्ता नहीं था, संपूर्ण जीवन था। इसलिए बीमारी में भी उन्होंने दरबार की व्यवस्था, सेना की गति और जनता की सुरक्षा को कभी ढीला नहीं होने दिया। उन्होंने न तो शत्रुओं के सामने आत्मसमर्पण किया, न राजधर्म में क्षय आने दिया। वे रक्षा करते रहे। इसी मध्य भोज ने अपने अंतिम वर्षों को युद्ध और राजनीति नहीं, बल्कि संस्कृति और निर्माण को समर्पित कर दिया। भोजपुर का शिवलिंग, जो आज भी एक विराट अधूरे मंदिर के रूप में खड़ा है, उस काल का सबसे अद्भुत प्रमाण है। यह निर्माण केवल ईश्वर अर्चना का स्थल नहीं था, बल्कि भोज की यह घोषणा थी कि धर्म और स्थापत्य के आयाम युद्ध की तुलना में कहीं अधिक शाश्वत हैं। बीमारी के बावजूद वे कार्य की निगरानी करते रहे, शिल्पियों को मार्गदर्शन देते रहे। समय ने अंततः अपनी घोषणा की। भोज ने अपने अंतिम दिनों में दरबार को स्थिर कर दिया, मंत्री परिषद को स्पष्ट दिशा दी और राज्य के लिए वह व्यवस्था छोड़ी जिसमें युद्ध से अधिक शांति और शासन से अधिक धर्म महत्वपूर्ण था। उन्होंने स्वयं कहा, धरा परिवर्तन के लिए है, स्मृति स्थायित्व के लिए। यह वाक्य केवल उनके जीवन का निष्कर्ष नहीं, युग का दर्शन था। जब अंत आया, प्रजा ने विलाप से अधिक दीप जलाकर विदाई दी। कोई तलवार नीचे नहीं गिरी, कोई सेना छिन्न भिन्न नहीं हुई। राजा चले गए, पर साम्राज्य की आत्मा स्थिर रही। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद सरस्वती स्वयं शोक में डूब गई, क्योंकि उनका सबसे बड़ा संरक्षक चला गया था। मृत्यु के बाद भी भोज का नाम सत्ता से नहीं, संस्कृति, मंदिर, विज्ञान, नक्षत्र विद्या, चिकित्सा और स्थापत्य की स्मृतियों से जुड़ा रहा। यही कारण है कि इतिहास भोज को एक पराक्रमी राजा मात्र नहीं, युग निर्माता के रूप में स्मरण करता है। उनका देहकाल समाप्त हुआ, पर उनका युग आज भी भारत की मिट्टी में जीवित है। मंदिरों की शिलाओं पर, सभ्यताओं की विरासत में और उस सत्य में
जिसे उन्होंने अपने जीवन के उतार चढ़ाव से सीखा। राजा हो या साधारण, भाग्य सबको परखता है, कर्म सबको निर्धारण देता है और समय सबको अंतिम निर्णय से नवाजता है। भोज का अवसान एक व्यक्ति का अंत नहीं, स्वर्ण वैभव के एक कालखंड का पूर्ण विराम था। पर विराम के बाद भी वे नाम नहीं, स्मृति, आदर्श और संस्कृति बनकर जीवित रहे। और यही सबसे ऊंचा राजत्व है। तो दोस्तों, ये थी भारत के महान राजा भोज की कहानी। यहीं वीडियो समाप्त होती है, लेकिन इस वीडियो को बंद करने से पहले इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इससे हमें बहुत सहायता मिलती है।